हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री, जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। ये चैप्टर नंबर 5 है। इसके पहले के सारे चैप्टर 6th और 7th के जो भी चैप्टर थे हिस्ट्री के, वो मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। साथ ही ज्योग्राफी 6, 7, 8 के सारे चैप्टर चैनल पे अपलोड है, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं वहां से। ठीक है, ये है सीटेट के लिए हम पढ़ रहे हैं। पहले मैं बोल चुकी हूँ, तो सीटेट के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो हमें एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से देखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, ये है चैप्टर जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इसमें जो भी चीजें हैं बहुत ही इजी तरीके से है, तो हम मुझे लग रहा है एक बार अगर आप वीडियो देख लें तो ये चीजें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। जनजातियां वो होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, इसे हम घुमंतू भी कहते हैं। खानाबदोश और जनजातियां उन्हें कहते हैं जिन्हें हम घुमंतू भी कहते हैं, यानी कि अपने मवेशियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, वो एक जगह बस के नहीं रहते हैं। इनकी अलग ही एक मौखिक परंपरा होती है और इनकी इतिहास भी एक तरह से मौखिक इतिहास है, क्योंकि इनके इतिहास को कहीं पे बहुत कम ही है जो लिखा हुआ मिलता है। वो मौखिक है, वो मौखिक रूप से ही लोग एक दूसरे को बताते हैं। और एक जगह बसे हुए लोग वो होते हैं जो बस के रहते हैं, अपने गांव बना के, बस्ती बना के, या फिर राज्य और साम्राज्य जिनका होता है, उन्हें एक जगह बसे हुए समुदाय के रूप में देखा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं बड़े बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। जनजातीय समाज एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। मैं अभी ऊपर आपको बता चुकी हूँ, तो किसी शहर या गांव में नहीं रहते, बल्कि वो जंगलों में ज्यादातर रहते थे। जंगलों में यानी कि जो एक जगह बस के रहने वाले लोग थे उनसे अलग रहते थे वो। देखिए क्या है, दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उस समय जैसे कि राजा महाराजा सम्राट थे, उसके साथ दूसरे तरह के समाज भी मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे, और न ही वो कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहते थे। जनजातियों में क्या था कि वो ब्राह्मणों के द्वारा बताए गए किसी भी नियम और कर्मकांड को नहीं मानते थे, उनका अलग ही नियम और कर्मकांड होता था। वो प्रकृति की पूजा करते थे। उनके कबीले का एक मुखिया होता था, वो उनकी बात मानते थे, मुखिया की बात मानते थे, और किसी भी नियम समुदाय को नहीं मानते थे। उनकी शादियां भी अपने कबीले में ही होती थी, वो भी बाहर कहीं नहीं होती थी। और उसमें उनका समाज जो था वो असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। ये कई असमान वर्गों में विभाजित वो मानते थे, और ना ही कई असमान वर्गों में विभाजित था, यानी कि उनका समाज असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, सभी एक जैसे थे। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? जनजातीय बोलते हैं। जनजाति याद रखिएगा। ओके, अब है जनजाति लोग कौन थे। समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वो संरक्षण करते थे। जनजाति लोग कौन थे? वो जंगलों में रहते थे, अलग रहते थे। क्या है, जनजाति लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। देखिए यहाँ पे दिया गया है, जनजाति लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। ये जो एक जगह बस के रहने वाले समुदाय हैं उनसे अलग रहते थे। ऊपर बता चुकी हूँ इनका कि ये ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए नियम और कर्म कांड को नहीं मानते थे, इनका अलग ही नियम होता था। ये प्रकृति की पूजा करते थे और लोगों से थोड़े अलग अलग, क्या इनका वेशभूषा बस अलग होता था। ऐसा नहीं है कि वो कोई और इंसान है, इंसान ही है वो। बस वो थे कि वो अलग रहते थे, अपना रीति रिवाज था उनका, अपना सब कुछ। उनके देवता भी अपने होते थे, वो प्रकृति देवता की पूजा करते थे, पेड़ पौधों की, नदियों की और अ, सूर्य की वो पूजा करते थे। ठीक है, इनका कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। जनजातियों का क्या है, कोई लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। इनके समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वो संरक्षण करते थे। वाचिक मौचिक मौखिक यानी कि उनके जो पूर्वज हैं वो उन्हें बताते थे और बच्चे इनसे सीखते थे, और फिर वो अपने बच्चों को वो चीजें अपनी परंपराओं के बारे में बताते थे। इनका कोई लिखित कोई संरक्षण नहीं था। ठीक है, ये बस मौखिक रूप से अपने परंपराओं का संरक्षण करते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जनजातियों का कोई लिखित दस्तावेज मिलता है? तो नहीं, जनजातियों का लिखित दस्तावेज नहीं होता था। उनका क्या होता था, वो वाचिक और मौखिक रूप से अपने परंपराओं का संरक्षण करते थे। उत्तर पश्चिम में एक विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी, बलोच। ठीक है, तो ये आ सकता है कि बलोच कहाँ की जनता जनजाति थी? तो उत्तर पश्चिम की जनजाति थी।
उत्तर पश्चिम की जनजाति थी, इधर की जनजाति थी, देखिए बलोच दिया गया यहाँ पे, यहाँ की जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले एक छोटे छोटे कुलों में बटे होते थे, जिसे हम कबीले भी कहते हैं। तो जो बलोच लोग थे अलग अलग मुखियों वाले छोटे छोटे कुलों में बटे होते थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गरेड़ियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह से प्रभुत्व था। याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम में बलोच, पश्चिमी हिमालय में क्या है, गड्डी और गरेड़िए, और उत्तर पूर्वी भाग में नागा और अहोम नाम की जनजाति रहती थी। और जो बलोच थे उनके छोटे छोटे मतलब अलग अलग मुखियों के मुखियों वाले कई कुलों में वो बटे हुए थे। ठीक है, तो कहाँ पे कौन से जनजाति थी ये आपको याद रखना है। अब बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1551 1591 में चेर लोगों पर हमला किया। देखिए क्या है, मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। और तो बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो राजा मान सिंह थे वो किसके दरबार में थे, किसके सेनापति थे। तो राजा मानसिंह किसके सेनापति थे, अकबर के सेनापति थे। अकबर के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और उन्हें परास्त किया, उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह से अधीन नहीं हुए थे। और किसे लूटा था, चेर को, लेकिन वो पूरी तरह से अधीन नहीं हुए थे। ठीक है, इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल भी थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी थे। बिहार में और कौन कौन से जनजाति थे, मुंडा और संताल भी थे। तो ये सारे तो ये है कि कहाँ पे कौन से जनजाति रहते हैं। और राजा मानसिंह, अकबर के जो प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह थे, उन्होंने किस जनजाति पे आक्रमण किया था, तो चेर जनजातियों पर उन्होंने आक्रमण किया था। लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से उनकी अधीनता स्वीकार नहीं कर पाए थे। अब खाना बदोश और घुमंती लोग कैसे रहते थे। जो खाना बदोश और घुमंतू लोग हैं, घुमंतू के नाम से ही समझ में आता है कि वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते होंगे। तो ये कैसे रहते थे, खाना बदोश अपने चरवाहे, अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे, इसलिए उन्हें क्या बोला गया था, घुमंतू जनजाति बोला जाता था। अपने चरवाहे के साथ यानी कि अपने मवेशियों के साथ उनके चारे के तलाश में, उनके पानी के तलाश में वो दूर दूर तक घूमते थे। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ सकता है कि जो जनजाति या खाना बदोश है वो जगह परिवर्तन क्यों करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते थे। तो अपने मवेशियों की सुरक्षा के लिए या मवेशियों के खाने और पानी की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। या फिर मवेशियों की सुविधा के अनुसार वातावरण के लिए, मान लो कि वो बहुत ठंडे इलाके में वहां ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो वहां से वो थोड़ा नीचे आ जाते थे, पहाड़ों से नीचे, ताकि वहां पे मौसम थोड़ा सही मिल जाए उन्हें। ठीक है, उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वो खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय करते थे। जो खाना बदोश और जनजाति लोग थे वो क्या करते थे, जो किसान होते थे उससे अनाज, कपड़े और बर्तन के लिए क्या करते थे, ऊन, घी इत्यादि का विनिमय, यानी कि ऊन, घी को देकर, जिसे हम वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेना। तो ऊन, घी इत्यादि देकर वो उनसे अनाज, कपड़े और बर्तन लेते थे किसानों से। याद रखिए, गृहस्थ और किसानों से। ठीक है, आगे है बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। तो यह आ सकता है कि टांडा क्या है, तो बंजारों के कारवां को क्या कहते थे, टांडा कहते थे। ठीक है, तो जहां पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वहां पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। इस चैप्टर से बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो ज्यादा पूछा जाता है वो मैं हाईलाइट कर चुकी हूँ, तो उसे आप जरूर पढ़ लें और जरूर अच्छे से समझ लें, याद कर लें। देखिए, ये जो कांस्य की मगरमच्छ की मूर्ति, मतलब की बनाई गई है प्रतिमा, ये कौन है, गोंड जनजाति ने इन्हें बनाया था। याद रखिएगा, आ सकता है ऐसे फोटो देख के भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो कांस्य की मगरमच्छ की कुटिया है या कुछ भी, इसे किसने बनाया, तो गोंड जनजाति ने इसे बनाया था। ओके, अब आगे है गोंड जनजाति के बारे में। देखिए, गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। ये स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदलने वाली कृषि खेती करते थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्थानांतरित कृषि करने वाले जनजाति कौन थे, तो गोंड जनजाति। स्थानांतरित कृषि होता क्या है, इसमें इसे कृषि कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, झूम कृषि भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, झाड़ियों को और पत्तों को, पेड़ पौधों के पत्तों को काट कर उन्हें जलाया जाता है, फिर उसके राख को मिट्टी में मिलाते हैं, इससे मिट्टी उपजाऊ हो जाता है। फिर वहां पे कृषि की जाती है, फसल उपजने के बाद, फसल एक बार काट लेने के बाद वो लोग वहां से
कहीं और चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह कृषि करते हैं, मतलब वो जगह परिवर्तन करते रहते हैं, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और इसी को कर्तन एवं दहन कृषि भी करते हैं कहते हैं। कर्तन का मतलब होता है काटना, दहन का मतलब होता है जलाना, यानी कि वो पेड़ पौधों को, झाड़ियों को काट कर जलाते हैं, तो कर्तन एवं दहन। उसके बाद कृषि करते हैं तो कर्तन एवं दहन कृषि भी इसे कहते हैं। तो स्थानांतरित कृषि करने वाले कौन थे? गोंड थे। गोंड जनजाति थे, जिसे गोंडनामा नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। गोंडवाना, याद रखिए, गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में कौन रहते थे? गोंड जनजाति। और वही करते थे स्थानांतरित कृषि। अब है अकबर के शासनकाल के इस एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कंटका के गौड़ राज्य में 70,000 गांव थे। ठीक है, जो गौड़ का ही था गढ़कंटका राज्य में, उसमें कितने गांव थे? 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित था। हर गढ़ किसी खास गौड़ कुल से के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि 84 क्या था? तो जो राज्य थे, जो कुल या राज्य होता था गढ़कंटका में, वो 84 गांव की इकाइयों में विभाजित था, यानी कि 84 गांव थे। उन्हीं 84 गांवों को क्या बोला जाता था? 84 ही उनको बोला जाता था, 84 बोला जाता था। ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में। 84 का उप विभाजन बह बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांव को मिलाकर बना हुआ था। ये पॉइंट आपको लिख लेना है बेटा कि 84 क्या था, गढ़कंटका किसकी राजधानी थी? गौड़ जनजाति की राजधानी थी। उसमें कितने गांव थे? 70,000 गांव थे। राज्य गढ़ों में विभाजित था। हर गढ़ किसी खास गौड़ कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः हर गढ़ क्या होते? किसी खास गौड़ कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में, मतलब 84 गांव की इकाइयों में बटे हुए थे, जिसे 84 कहा जाता है। और वो 84 गांव पुनः 12-12 गांव को मिलाकर बनते थे। ठीक है, 84 का उप विभाजन किससे होता था? बरहोतों में, वो 12-12 गांवों को मिलाकर बनाया जाता था। इसलिए गढ़कंटका में के गौड़ राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन भी आता है कि संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो गढ़कंटका के ही राजा थे अमन दास। याद रखिएगा, गढ़कंटका के ही राजा थे अमन दास। उसने किसकी उपाधि धारण की थी? संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री कुमारी दुर्गावती से शादी की थी। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा जनजाति है जिसने किसी राजपूत राजकुमारी से शादी की थी? तो ये संग्राम शाह का पुत्र था, अमन दास का पुत्र था, जिसने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। अमन दास का पुत्र था दलपत, जिसने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था उन्होंने। ठीक है, अब है अहोम। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार के से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। इन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अहोम लोग कहाँ रहते थे? तो म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बस गए। ठीक है, ब्रह्मपुत्र घाटी में रहते थे अहोम लोग। कहाँ से आए थे? म्यांमार से आए थे। इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने इन्होंने क्या किया था? भूइयां भूस्वामी लोगों को पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की थी। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया। इसके लिए 1530 के दशक में ही इन्हें वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया था। यहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किसने किया था? कौन से जनजाति ने किया था? तो अहोम जनजाति ने किया था आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल 1530 के दशक में ही। इतने वर्ष पहले, मतलब 1530 के दशक में ही इन्होंने आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया था अहोम ने, जो म्यांमार से आए थे, ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए थे। ठीक है, आगे है अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों ने जबरन काम किया जाता था वो पाइक कहलाते थे। जो अहोम राज्य था वो बेगार पर निर्भर था, मतलब काम जबरदस्ती उनसे कराया जाता था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम कराया जाता था उसे पाइक कहते थे। तो पाइक क्या है? पाइक एक तरह का बेगार है, यानी कि जबरदस्ती किसी से काम कराना, जबरन काम कराना, उसी को पाइक कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सीटेट में आ चुका है बेटा। मैं बार बार ऐसे क्वेश्चन आपको रिमाइंड कराती हूँ कि आ चुका है, इसलिए कि
आपको पता हो कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जनगणना कौन सा जनजातीय राज्य था जहां पे सब जनगणना की गई थी, तो अहोम राज्य में जनगणना भी की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे, दूसरे समय में बांध सिंचाई आदि करते थे। वो अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहते थे। ठीक है, अहोम राज्य समाज क्या था, कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहते थे। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि ये खेल क्या था, तो खेल, जो अहोम समाज था वो कुलों में विभाजित था जिसे क्या कहा जाता था, खेल कहा जाता था। अब यहाँ तक देखिए अहोम से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है कि अहोम जो थे म्यांमार से आके ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए। 1530 के दशक में ही उन्होंने आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया था। दूसरा पॉइंट लिखना है आपको, अहोम राज्य बेगार पर निर्भर होता रहता था और जिनसे जबरन काम कराया जाता था उन्हें पाइक कहते थे। पाइक अंडरलाइन करेंगे अच्छे से कि पाइक क्या था, तो जिनसे जबरन काम कराया जाता था उन्हें पाइक कहते थे। अहोम राज्य में जनगणना भी की गई थी। अहोम राज्य में क्या है, एक जनगणना भी की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर पाइक देना पड़ता था। ठीक है, और अहोम राज्य के सभी वयस्क युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे और बाद में वो बांध सिंचाई कृषि इस तरह के काम करते थे। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। ये नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि खेल क्या है, तो अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें क्या कहा जाता था, खेल कहा जाता था। अब आगे देखिए, अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। अहोम राज्य में क्या था, कवियों और विद्वानों को अनुदान में यानी कि दान में जमीन दी जाती थी। नाट्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। तो यह आ सकता है कि कौन सी ऐसी कृति थी जिसे पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था, तो बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति है। या फिर यह आ सकता है कि बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति को किस भाषा में लिखा गया था, तो पहले अहोम भाषा में फिर असमिया भाषा में इसे लिखा गया था। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपका हो चुका है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसे नोट डाउन करते जाएंगे। आप नोट डाउन जरूर करिएगा ताकि आपके नोट्स साथ के साथ तैयार होते रहें। और कहीं भी कुछ डाउट हो, ना समझ में आए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और जो भी इस चैनल पे नए हो तो प्लीज वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके बच्चों, बाय बाय।